नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। 5 चरणों के मतदान वोटिंग हो चुके हैं। अब वक्त है एक एस्टीमेट लेने का, आकलन करने का। और हमारे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इन्हीं से समझते हैं कि 5 चरण के चुनाव कांग्रेस के लिए कितना महत्व रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने वक्त निकाला इस बिजी शेड्यूल में एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। 5 चरण के बाद आपका क्या एस्टीमेट है इस चुनाव के बारे में? ये हमारी जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, ये आगे है। और ये आगे इसलिए है कि मोदी जी के जो भी वायदे थे उन्होंने नहीं निभाया। लोग 10 साल से उनका वायदे का इंतज़ार किया, तो ये वायदे पूरा करेंगे। ये एक है। दूसरा ये है कि आज लोग महंगाई को इतना बड़े पैमाने पे झेल रहे हैं, तो लोग महंगाई से भी परेशान हैं। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो भारी, इससे आज जो नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं रहने की वजह से वो सड़क पे भटक रहे हैं। चौथा ये है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और संविधान को बचा लेने के लिए ये जरूरी है कि बीजेपी सरकार को हटाना। पिछले चुनाव में 190 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था। उसमें 175 बीजेपी जीती थी, 15 कांग्रेस जीती थी। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब चीज़ों, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आपको लगता है आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं? राजस्थान से शुरू करते हैं। नहीं, राजस्थान तो हम बेटर करेंगे इस बार। जब 3 बार हम 0-0 आए, इस बार हम बेटर करेंगे। मतलब तीसरी बार हैट्रिक नहीं हो रही है? हैट्रिक होने भी नहीं देंगे और वहाँ पर हम अच्छे सीट पाने का एक कैलकुलेशन हमने किया है। और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमको कुछ सीटें मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगी। महाराष्ट्र और बिहार को लेकर के क्या आकलन है? क्योंकि कहा जा रहा है, देखिए, महाराष्ट्र का ऐसा, लास्ट टाइम हम एक ही सीट आए थे, लेकिन अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये जो हमारी गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी, ये गठबंधन अच्छी तरह से वहाँ लड़ रही है। कम से कम 30 सीट तो लेने वाले हैं। और इसके बाद में बाकी के हर स्टेट में हमारी बढ़त है, वो घट रहे हैं। तो इससे आप पता लगाइए कि अपोजिशन एक तरफ विनिंग साइड में है और जो 400 पार वाले डिक्रीजिंग साइड में है। आपके अपने राज्य में क्या स्थिति है? क्योंकि सबका ध्यान है कर्नाटक पे और तेलंगाना पे। देखो, कर्नाटक में हम तो अच्छी सीट लाएंगे, नियरली 50%। तो हमारा टारगेट है 20 का, लेकिन हम कम से कम 50% सीट तो हम लाएंगे। जो रुझान हमको मिल रहे हैं उससे ये जाहिर होगा कि हम बीजेपी को सत्ता पे आने से रोक देंगे। जो शुरुआत आपने की थी इंडिया गठबंधन की, जो पटना की मीटिंग हुई, जो बेंगलोर की मीटिंग में मैं खुद गया था वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, और एंड ऑफ द डे जो अब जो बिखरा, वो क्या आपको रिग्रेट होता है? नीतीश कुमार को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के क्या रिग्रेट है इस बात को लेकर के आपको? नहीं, देखिए, ये लोग कभी ना कभी बिखरने वाले थे। और ऐसा कौन सा हुआ? हमने तो हर एक को हमारे घर पे बुला के बातचीत करके वो गठबंधन किया था, लेकिन वहाँ पर वो अपनी अपनी सहूलत दे के सडनली वो अलग हो गए।
तो हमारे कोई चिंता नहीं ले, जो लड़ने वाले हैं मजबूत है, आइडियोलॉजिकली कमिटेड है, वो इम्पोर्टेंट है हमको। यदि नीतीश कुमार आपके इंडिया अलायंस में आना चाहें चुनाव के बाद, आप उनका स्वागत है? अब उन्होंने कसम खा के बोल दी है उनको, हमारे मोदी जी को, अब मैं किधर नहीं जाऊंगा, अपने ही यहीं मरूंगा, यहीं ये सत्ता के लालची लोग हैं, आइडियोलॉजी के नहीं। ममता बनर्जी को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको साफ करेंगे। अभी उनका एक बयान भी आया था कि बाहर से समर्थन देंगे, अंदर से देंगे, क्या है उसमें? देखेंगे उसके बाद में। अब बार बार उनकी बात करना ये अच्छा नहीं लगता मुझे। जीतने के बाद जो आएंगे आएंगे, अगर नहीं आएंगे देखेंगे क्या करना स्ट्रेटजी। प्रधानमंत्री ने एक अभी इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि इंडिया अलायंस में सिर्फ फोटो खिंचाने वाले हैं। क्या विपक्ष के पास कोई साझा एजेंडा, रणनीति है? ये एजेंडा अगर हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो एजेंडा नहीं तो क्या है? हमारे 5 न्याय हैं, हाँ, और अपने 25 गारंटीज हैं। ये सब चीज़ें तो लोगों को देने के लिए हमने ये सब तैयार किया है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है? यस, नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसको सहमति सबसे मिली है, और बाद में जो होगा वो मिनिमम प्रोग्राम बैठ के करेंगे। और कोई गठबंधन के लोग अच्छे मुद्दे लाकर कुछ प्रोग्राम तैयार करते हैं तो वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन में सभी पार्टी के लोग हैं, सभी विचारधारा के लोग हैं। गठबंधन का चेहरा कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी? देखो, गठबंधन ही डिसाइड करेगी। ऐसा है तो तुम हमारे तरफ कहते हैं लोग, बच्चा पैदा होने से पहले वो कुलाई क्या साइज की होती, तो वो बच्चा तो पैदा होने के बाद ही बोलेंगे ना भाई ये साइज का होना है। वैसा ही गठबंधन के लोग बैठेंगे, लीडर्स बैठेंगे, सोच समझ के देश के हित में करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी था 2004 में, तो मैडम गांधी ने इसको सुलझाया। पूरा अपने खुद त्याग करके जो लोग सक्षम थे उनको बढ़ावा देकर उन्होंने 5 साल पहले किया। 2004 वाली स्थिति तो नहीं है ना सर? अब तो त्याग करने वाली स्थिति नहीं है, अब तो ओनअप करने वाली स्थिति है। और राहुल गांधी ने जितना मेहनत किया है, या फिर फेस के रूप में आप क्या कहें? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। देखो, अब गठबंधन में है हम, और इलेक्शन माहौल है और इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें ये बातें हम कहकर इलेक्शन को खराब नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पहले इलेक्शन से मुद्दा, हर इलेक्शन में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा होता है। जब आपकी भी सरकार होती है तो भी यही मुद्दा लोग उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 से पहले सैकड़ों स्टार्टअप होते थे, आज 1.25 लाख हैं। आज 100 यूनिकॉर्न है जो 8 लाख करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट इकोनॉमी से हम क्रिएटिव इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रीन जॉब, ग्रीन हाइड्रोजन में बड़ा उभरता है। आज इतने रोजगार मिलेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखो, रोजगारी का आपने कहा कि महंगाई का मुद्दा ये हमेशा रहता। देखो, महंगाई का मुद्दा हमेशा नहीं रहता। उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या करे, आप उधर कितना ध्यान दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, एक खाने की थाली 2014 में 100 रुपये थी, आज 170 रुपये है। 80 की तूर दाल आज 188 है। 414 का सिलेंडर आज 1000 तक गया है। और उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ़ किया, और गरीबों का 1 रुपये भी उधर माफ़ नहीं किया। तो अमीरी गरीबी में जो खाई है ये 100 वर्ष में जो सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे इनका आर्गूमेंट ये है सरकार का कि जो सड़कें बन रही हैं, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये भी जॉब क्रिएशन का ही हिस्सा है। देखो, हमने डबल लाइन बनाएंगे रोड की,
उसको आप चौड़ा करके 4 किए। नया तो नहीं करे ना, लैंड एक्विजिशन करके कितने रोड आपने किया? ये क्या है, सिंगल रोड डबल रोड, डबल का 2 का था तो 4 कहीं जगह उन्होंने बना लिए अपने लिए, कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ पर नहीं बन गए। आपने एक प्रॉमिस किया है कि आप 10 किलो राशन देंगे और 8,500 रुपया प्रति महिला देंगे। तो इसका अर्थशास्त्र क्या है, इसका इकोनॉमिक्स का इसका ये पैसा है, कहाँ से आएगा? आएगा पैसा। जो आप 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ कर देते हो, क्या 1-2 लाख रुपए इनके लिए खर्च नहीं कर सकते? इसका मतलब आपने स्टडी कर ली है, कांग्रेस ने, आपके पास प्लान है? अरे अब तो आप सिंगल दे रहे हैं ना भाई, ये तो हमारे गारंटी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये तो गारंटी है, इतना देना ही पड़ता है। उसको हम इसलिए बढ़ाए, जैसा उड़ीसा जैसा स्टेट में हम गए, मैं गया, राहुल जी गए, वो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि भाई ये लोग जो आदिवासी हैं, बहुत गरीब है, अति पिछड़े भी लोग हैं, इनको पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिल रहा, तो इससे बेहतर है कि इनकी जो राशन है डबल कर देना चाहिए। ये हमने कहा और करके दिखाएंगे। ऐसा ही हमने कर्नाटक में करके दिखाया, अभी दे रहे हैं हम, तेलंगाना में दे रहे हैं, और चंद चीज़ें गारंटी दी थी हिमाचल में, हमने वो दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री 400 सीट कहते हैं तो वो आएंगे तो संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष ने संविधान का अपमान करने के सिवा कुछ नहीं किया। विपक्ष के लोग घोर सांप्रदायिक हैं। विपक्ष ने सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति की। मुझे चाहे कोई सांप्रदायिक कहे, मैं इनके पाप की पोल खोल दूंगा। 100% लाभार्थियों को फ़ायदा ही सच्चा सेकुलरिज्म है। विपक्ष ने वोट बैंक के लिए एसटी ओबीसी आरक्षण पे डाका डाला। देखो, डाका तो इन्हों डाला, क्योंकि जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा था, तुमने वो रिजर्वेशन, आपने तो 30 लाख वैकेंसीज खाली थे, अभी भी खाली है, उसको भरने का आपने कोशिश नहीं की, आपने भरने का वो रिफ्यूज़ किया, यू आर नॉट फिलिंग दोज वैकेंसीज। उसी में एससी एसटी ओबीसी को 30 लाख नौकरियों में से 15-16 लाख उनको ही मिलते ना, फिर क्यों नहीं किया आप? तो रियल जो लोगों को आप फंसा रहे हो और झूठ बोल रहे हो, ये एससी एसटी को ही बोल रहे। और हर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के पोस्ट हो या डिपार्टमेंट के पोस्ट, वो भी भर्ती नहीं कर रहे, और किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोगों को वहाँ पर आप नहीं ला रहे। 2 चीज़ों पे आपका क्लेरिफिकेशन चाहिए। मंदिर पे कांग्रेस आई तो मंदिर पे ताला लग जाएगा, कांग्रेस आई तो मुसलमानों को आरक्षण देगी। ये देखिए, आरक्षण को तो सबको देंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, वो पॉलिसी मैटर है, वो आने के बाद अलायंस पार्टीज डिसाइड करेंगे, सबके लिए है। तो क्या मुसलमानों को देना ही बोल के कहीं संविधान में लिखा है क्या? मैनिफेस्टो में हम लिखे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने पूछा मंदिर पे ताला लगा, मंदिर में, राम मंदिर पे, अयोध्या पे। कोई मूर्ख भी नहीं कर सकता। हम तो इस देश को, खुद कांग्रेस पार्टी 55 साल चलाई, मिली जुली सरकार वाले भी थे, कोई मूर्ख भी ऐसी चीजें करेगा नहीं। आपके जो प्रवक्ता छोड़ के गए, उन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर से जाने से रोक दिया, हम राम भक्त थे, हमें राम के खिलाफ रोक है। दिया? किसको भी रोकना है? देखो, इनविटेशन आया था सिर्फ 2 लोगों को, मेरे को और मिसेस गांधी जी को, और वो ट्रस्ट वालों का है। तुम्हारा क्या है उसमें? आपका क्या है भाई? ट्रस्ट वाले ने ये मंदिर बनवाई, कंट्रीब्यूशन दिए होंगे, सभी लोग दिए हैं, हमारे लोग कांग्रेस वाले दिए हैं, दूसरे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 100 बार किया।
इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, राजीव जी ने साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा और राहुल गांधी ने कैबिनेट के फैसले को फाड़ा और कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि मैं जो हूँ वो संविधान के खिलाफ हूँ। तुम 50 साल के सब बोलते गए, हम इलेक्शन उस पे लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं मौजूदा स्थिति पे। आपने कीमतें बढ़ाई, आपने अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आपके ज़माने में हुआ, आप किसानों का मुद्दा सॉल्व नहीं किया, आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के स्कॉलरशिप को भी कम कर दिया, आप जो हकूक दलित पिछड़े लोगों को मिलना वो भी मिलने नहीं दिया, और आपके विचारधारा के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन में लाकर वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत भर रहे हो, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो आप पिछले के 100 साल का लाके अभी बोलना, ये सब भटकाना है लोगों को। खड़गे साहब, एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब अब ढेर सारे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हो तो आप उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जिनकी विचारधारा मजबूत नहीं वो लोग चले जाते, और यही विचारधारा अब 2004 में आए तो सब है, 2009 में आए, अब क्या ऐसा हुआ बदल कांग्रेस में जिससे वो लोग नाराज होके चले गए? जो लोग राहुल जी के पीछे ही फिरते थे वो लोग राम मंदिर का अचानक उनको याद आया, उनको याद आ गया कि हमारे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। अब क्या बीजेपी में उनको इम्पोर्टेंस मिल रहा है? किसकी पहचान है वहाँ पर? यहाँ पर तो राहुल गांधी जी यंगस्टर्स को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने हर एक को मिनिस्ट्री दिलाई और हर एक को उन्होंने एक जगह पहचान होने के लिए एक जगह दी। ऐसे लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ और लोग, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, रायबरेली अमेठी में जो चयन हुआ प्रत्याशी का, कभी कहा गया राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी लड़ेंगे, रायबरेली, तो अंदर क्या हुआ? आपके साथ कुछ डिस्कशन हुआ होगा? क्या ये अच्छा नहीं होता गांधी परिवार का एक और व्यक्ति अमेठी से लड़ता? ये बहुत सारे लोग कांग्रेसी भी जानना चाहते हैं। देखो, उनको ये चीज़ कैंडिडेट सेलेक्ट करते वक्त हमारी इलेक्शन कमेटी रहती है, और इलेक्शन कमेटी में जो तय होता है उसके तहत हम कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं, चलते। और राहुल गांधी जी का रायबरेली में जाना ये इसलिए कि हम बहुत सोच समझकर वहाँ पर टिकट उनको दिया है, क्योंकि वो मैडम सोनिया गांधी जी का जगह खाली था, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी वहाँ से लड़े और उसमें कामयाबी भी उनको ज़रूर मिलती है, और इससे हमको गठबंधन को भी फायदा होता है, क्योंकि उत्तर में एक लड़े तो दक्षिण में, ये पहले भी इंदिरा गांधी जी ने उत्तर और दक्षिण में लड़ती थी, सोनिया गांधी भी लड़ी बल्लारी से और फिर बाद। तो ये जो है हमने सोच समझकर पार्टी के लिहाज से और गठबंधन के हिसाब से उनको कंटेस्ट करने के लिए कहा है। हम पार्टी के वर्कर्स उनको फोर्स करके ये काम किया है। प्रियंका गांधी को आप कैसे असेस करते हैं एज ए लीडर? देखो, ये असेस करने का टाइम अब नहीं है। अब देखो, उन्होंने तो भारी काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ माहौल बनता है, लोग उभर के आते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन पार्टी कैपिटलाइज नहीं कर पाती। नहीं, पार्टी देखो जितना वो करना चाहिए, वो चाहते हैं उतना तो कर रहे हैं हम, लेकिन उनका एक छवि अलग बना हुआ है और वो लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं, और हर जगह उनका डिमांड है, लेकिन कितने जगह जा सकते हो। तो वो तो अच्छा उन्होंने प्रचार किया और मेहनत की, और इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करें।